नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग विश्व भूगोल देख रहे थे, पहला टॉपिक कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल है। सामान्य परिचय देखिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। देखिए ये यूपीपीसीएस यूपीएससी के प्री मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में वनडे एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जरूर डिटेल देखिए तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है, अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। अब देखिए अवधारणाएं, इसके जो है कॉन्सेप्शंस क्या हैं। देखिए टॉलेमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये स्टेटमेंट भी पूछा जा चुका है कि ये किसने कहा है। कॉपरनिकस ने टॉलेमी की अवधारणा का खंडन किया एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, और यही सही है। फलतः कॉपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा गया। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कॉपरनिकस को। 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रही गतियों के नियमों की खोज की। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि ग्रह के गति के नियम की खोज किसने की, तो वो की है केपलर ने, ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। और तथा इसने सूर्य की ग्रही कक्षा को केंद्र माना। अब देखिए हर्शेल ने क्या कहा है। हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो यही पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो ये सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे, किसने, जॉर्ज लेमेत्रे। इस नाम को याद रखिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत का ये जो है परिकल्पना किसने दी, तो किसने दी है, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया। एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन देखिए, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। अब देखिए बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में है। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। ये देखिए ये जो है डाटा भी पूछा जाता है, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। होयसल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर क्या किया, स्थिर अवस्था संकल्पना दी है। इसका जो है होयसल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। आकाशगंगा एवं निहारिका क्या होती हैं, चलिए ये देखते हैं। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कैसे होती है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संलयन से होती है। इसे निहारिका कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। देखिए कुछ ऐसे इसका आकार होता है आकाशगंगा का। अब देखिए आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते हैं। इनमें से अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश एवं परावैंगनिक तरंगे शामिल हैं।
हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह सर्पिलाकार है एवं कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। ये भी देखिए, मैं पॉइंट बता देती हूँ कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखिए, पूछा जाता है कि मंदाकिनी का आकार कैसा है, ऑप्शन में सर्पिलाकार रहेगा। या फिर हमारे आकाशगंगा के आकार क्या होते हैं, तो वो सर्पिलाकार होते हैं। एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। मैं जो जो पॉइंट बताती हूँ अक्सर या वो एग्जाम में पूछे ही गए होते हैं और वो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं एक केंद्र है। केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। मंदाकिनी के एक सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अब देखिए, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। आकाशगंगाओं ने प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। अब देखिए, तारे का जन्म तथा विकास। देखिए, ये भी पूछा गया है कि गैलीलियो ने सबसे पहले जो मतलब कि खोज किसकी की, तो देखिए ये भी है कि अभी तो देखिए आकाशगंगा प्रतिसरण नियम प्रतिपादक एडविन हब्बल ने दूरबीन की खोज जो है ये एडविन हब्बल, और मंदाकिनी को गैलीलियो ने दूरबीन से ही पहले देखा था। ठीक है, तो देखिए ये भी पहले किसने देखा था, ये पूछा गया क्वेश्चन कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, तो किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। और ये देखिए प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, एडविन हब्बल थे। अब देखिए, तारे का जन्म तथा विकास। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन चक्र की अवस्थाएं निम्न है। ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं, जो तारे का जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। यदि तारा, इसे ही हम आदि तारा प्रोटोस्टार कहते हैं। आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है, जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। ये जो देखिए, तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। अब देखिए, तारों का रंग, तापमान एवं उम्र किस पे निर्भर करते हैं। तारों के रंग उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारे के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। जैसे नीला व सफेद युवा आद्य तारा है, नारंगी प्रौढ़ तारा है, लाल वृद्ध तारा है। तथा विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या वह कृष्ण विवर या ब्लैक होल में ये बन जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए, पुनः तारे की वाह कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा या रेड जियांट स्टार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में व कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है तो वह लाल दानव, श्वेत वामन और अंततः काला वामन में परिवर्तित हो जाता है और इसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, क्योंकि एस चंद्रशेखर ने इस परिकल्पना को दिया था। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इसमें निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। अब देखिए, चंद्रशेखर सीमा क्या है। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के वैज्ञानिक अमेरिकी खगोल भौतिकवादी थे, जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जो है क्या है, 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है और इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन तारा देखिए,
सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है उसे ही हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। उसे न्यूट्रॉन तारा का उसी से ही निर्माण होता है। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं एवं तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। कृष्ण बीवर देखिए, ब्लैक होल क्या होता है। कृष्ण बीवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। कृष्ण बीवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। कृष्ण बीवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो। अब देखिए ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है वे विघटित होकर अंततः कृष्ण बीवर में परिणत हो जाते हैं। अब देखिए इसका ये फिगर दिया है कैसे कृष्ण बीवर का निर्माण होता है। अब आते देखिए नक्षत्र क्या होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं, रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, मघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि क्या है, नक्षत्र हैं। नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। अब देखिए तारामंडल। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तारामंडल की संख्या कितनी मानी गई है, तो 88। अब देखिए ध्रुव तारा क्या होता है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। अब सप्तर्षि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सौरमंडल की संरचना। तो चलिए इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।